हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में या फिर जनरल एनेस्थेटिक आप लोग बोल सकते हैं। सो गाइस, ये जो टॉपिक है, सबसे पहली बात तो काफी ज्यादा छोटा है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बी फार्मा कर रहे हैं, अगर आप लोग एम फार्मा कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी भी फार्मासिस्ट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उनकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और बी फार्मा और एम फार्मा तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से देखेंगे, इसके स्टेजेस देखेंगे, सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। सो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जो ये जनरल एनेस्थीसिया होता है, ये होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक पेन ले लेते हैं, पेन एक रेड ले लेते हैं। ठीक है, ओके। सो जो ये जनरल एनेस्थीसिया, ये जी ए जो है वो जनरल एनेस्थीसिया है। ठीक है, तो जो जनरल एनेस्थीसिया है वो क्या होता है? एक सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। अब जनरल एनेस्थीसिया में होता क्या है? जब आपको एनेस्थीसिया लगता है तो आपका जो सीएनएस होता है वो डिप्रेस हो जाता है। जो आपका ब्रेन की पावर है वो डिप्रेस यहाँ पे हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी डिप्रेस हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? जो सेंसेशन है, जो भी आपको दर्द वगैरह हो रहा है वो नहीं होता। जितना भी सेंसेशन है वो उनका लॉस हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। जितनी भी सेंसेशन है उनका लॉस होता है। एंड जितनी भी कॉन्शियसनेस है आपकी वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है या फिर उनका भी लॉस यहाँ पे होने लगता है। लेकिन ये रिवर्सिबल लॉस है, ये परमानेंट लॉस नहीं है। ठीक है, जब आपका ये जनरल एनेस्थीसिया का जो वर्क है, जब वो उसका एक्शन है वो खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट ये सारी की सारी चीजें वापस आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जब आप लोग जनरल एनेस्थीसिया लेते हो तो उसकी वजह से क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है, लाइक उसके फंक्शंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे एनएलजीसी यहाँ पे देखने को मिलता है। एनएलजीसी मतलब पेन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये आपका पेन को रिड्यूस करता है। पता है, जब आपको एनेस्थीसिया लगता है तो आपको पेन फील नहीं होता है ना। सेकंड चीज, आपको यहाँ पे स्लीप इंड्यूस कराता है, आपको नींद आने लगती है। थर्ड चीज, मसल का रिलैक्सेशन यहाँ पे करने लगता है। जितने भी आपकी मसल्स है उन सबका रिलैक्सेशन यहाँ पे होने लगेगा। फोर्थ चीज, एबोलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। जितने भी आपके रिफ्लेक्सेस हैं, सोमैटिक है चाहे ऑटोनॉमिक है, वो सारे के सारे कम होने लगते हैं, एबॉलिश होने लगते हैं। ठीक है जी, ये होता है। ठीक है, ये आपके चार फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेजेस। यहाँ पे स्टेजेस होती है एनेस्थीसिया की, अलग अलग टाइप की स्टेजेस है। मतलब जब पहला स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज है, मतलब एनेस्थीसिया स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक क्या क्या यहाँ पे चीजें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे स्टेजेस में बताई गई हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जीपैट के अंदर, नाइपर के अंदर, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां से पूछा जा सकता है। और स्पेशली भाई एम फार्मा बी फार्मा में तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेजेस हम लोग देख रहे हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया कॉज एन इरेगुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल इरेगुलरली डिसेंडिंग डिप्रेशन। ये डिसेंडिंग डिप्रेशन करता है। ये जो तीन वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना है। ठीक है जी, ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिखने ही लिखने होते हैं पेपर में, तभी आपके ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप लोग सेमेस्टर वगैरह में लिख रहे हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया कॉज एन इरेगुलरली डिसेंडिंग डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस। सीएनएस का डिप्रेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, दैट इज हाई फंक्शंस आर लॉस्ट। जितने भी हाई फंक्शन, जितने भी आपके बड़े बड़े फंक्शंस जो आपका ब्रेन करता है वो यहाँ पे सबसे पहले लॉस्ट होने वाला है। आफ्टर दैट जितने भी आपके लोअर एरियाज ऑफ द ब्रेन है वहां पे भी इन सबका लॉस होने वाला है। उन सबके जितने भी फंक्शंस है उनका लॉस होने वाला है। तो आपको सिंपली ये लिखना है कि जनरल एनेस्थीसिया कॉज एन इरेगुलरली डिसेंडिंग डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस। बस यहाँ तक अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर इसके आगे भी आप लोग लिखना चाहते हैं, दैट इज हाई फंक्शंस आर लॉस्ट फर्स्ट एंड प्रोग्रेसिवली लोअर एरियाज ऑफ द ब्रेन। ओके, ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपकी बात बन जाने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टेज वन की। तो स्टेज यहाँ पे चार स्टेज होती है, स्टेज वन सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो हम लोग अभी बात करते हैं स्टेज वन की। फर्स्ट स्टेज स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। इट स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक इनहेलेशन। ठीक है, ये स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है जब आप लोग एनेस्थीसिया लेना स्टार्ट कर दो, बिगिनिंग ऑफ द एनेस्थेटिक इनहेलेशन। जब आप एनेस्थीसिया लेना स्टार्ट कर दो, और कब तक चलता है? अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब आपका कॉन्शियसनेस खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, लॉस होना स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक ये रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो पेन है आपका, पेन एकदम एबॉलिश हो जाता है। पेन बिल्कुल भी आपको यहाँ पे फील नहीं होगा। पेशेंट रिमेन कॉन्शियस। यहाँ पे पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहता है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लॉस ऑफ, लेकिन यहाँ पे लिखा है लास्ट। ठीक है जी, एट द एंड, लास्ट में जब ये स्टेज का एंड होगा तब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहेगा। ठीक है, वो देख सकता है, कैन सी कैन हियर। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें उसके चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। आफ्टर दैट एमनीशिया डेवलप्स एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। नाउ एमनीशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्पररी हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो यहाँ पे टेम्पररी ही होगी। हमको एकदम भुला नहीं देना भाई, टेम्पररी परमानेंट लॉस नहीं करना हमको मेमोरी का। तो यहाँ पे टेम्पररी लॉस होता है
एट द एंड ऑफ दिस स्टेज जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, एंड हो गया, लास्ट हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से ये कंफ्यूजन होने लगती है, अगर आप लोग एंड नहीं डालेंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इन जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। सो एंड यहाँ पे रेस्पिरेशन रिमेन सेम, यहाँ पे रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं मिलने वाली है, ठीक है जी। ये नाउ स्टेज सेकंड इज स्टेज ऑफ डिलीरियम। डिलीरियम मतलब क्या होता है, मेंटल कंफ्यूजन, ठीक है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्शियसनेस, यहाँ पे एंड में क्या होता है, लास्ट में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था कॉन्शियसनेस का। अब स्टेज सेकंड यहीं से स्टार्ट होगा, जब आपका कॉन्शियसनेस का लॉस हो रहा था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, दिख रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू रेगुलर रेस्पिरेशन। रेगुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे चलने लगती है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, रेस्पिरेशन रिमेन सेम, सेम मतलब जो आपकी स्टार्टिंग में थी रेस्पिरेशन वो रही, यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे रेगुलर है। वर्ड्स पकड़ो, वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेम है, एंड यहाँ पे रेगुलर रेस्पिरेशन होने वाली है, ठीक है जी। फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू रेगुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे होने वाला है। नाउ एपरेंट एक्साइटमेंट इज सीन, एपरेंट मतलब एक फॉल्स, मतलब सच में वो काफी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, लेकिन वो उसकी बॉडी शो करने लगी कि एक फॉल्स टाइप का एक्साइटमेंट हो रहा है, ठीक है जी। आप अंदर से नहीं चाह रहे हैं लेकिन वो हो रहा है, ठीक है। तो एक एपरेंट टाइप की एक्साइटमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। पेशेंट में शाउट, पेशेंट चिल्ला सकता है, जो उसकी मसल टोन है वो इंक्रीज हो सकती है। जॉज जो है वो टाइटली क्लोज कर सकता है पेशेंट, ठीक है, ये टाइटली क्लोज कर सकता है। वॉमिटिंग उसको हो सकती है। इनवॉलेंट्री डिफिकेशंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है स्टेज सेकंड के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेज सेकंड के ही अंदर आपको हार्ट रेट, बीपी यहाँ पे बड़ा मिलता है। हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, यहाँ पे आपका बीपी भी बढ़ जाता है। जब बंदा शाउट करेगा, चिल्लाएगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स उसके सब होंगे, तो हार्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ठीक है। एंड प्यूपिल डायलेट, जो आपका प्यूपिल है वो यहाँ पे डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन यहाँ पे होगा, उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें हो रही है, बंदा चिल्ला रहा है, हार्ट रेट बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, एट दैट टाइम आप कोई भी यहाँ पे ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। नो ऑपरेटिव प्रोसीजर कैन बी डन, ठीक है जी। कोई यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह आप लोग नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड स्टेज। यहाँ पे देखते हैं थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है। दिस इज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। सेकंड स्टेज तक आप लोग कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। अब जो स्टेज थर्ड है, यहाँ पे आप लोग इजीली यहाँ पे सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जीपेट या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे ये पूछा जाता है कि जो सर्जिकल है, जो सर्जरीज हैं एनेस्थीसिया में, वो कौन सी स्टेज पे किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया की कौन से स्टेज पे सर्जरीज की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए स्टेज सेकंड। और स्टेज सेकंड के अंदर भी प्लेन टू में, स्टेज सेकंड के अंदर प्लेन वन, प्लेन टू, प्लेन थ्री, प्लेन फोर है, यहाँ पे प्लेन टू में आपको सर्जरीज देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है जी। तो स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया इसको कहते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ रेगुलर ब्रीथिंग, जो हमने रेगुलर ब्रीथिंग छोड़ी थी स्टेज सेकंड में, वहां से लेके रेगुलर ब्रीथिंग टू सेसेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। सेसेशन मींस मतलब क्या होता है, तो सेसेशन का मतलब ये पूरा ही मतलब है सेसेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी ब्रीथिंग है वो प्रॉपरली आती नहीं है, तो आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो एपनिया। एपनिया मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं आ रही है, सेसेशन ब्रीथिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सेसेशन मतलब कम हो जाता है, इसका मतलब है डिक्रीज, डिक्रीज इन ब्रीथिंग, ठीक है जी। तो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं आ रही, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एपनिया, ठीक है। अब इस जो स्टेज थर्ड है, इसके अंदर आपको चार प्लेन मिलने वाले हैं, देख हमने बताया था 1 2 3 4। तो जो प्लेन वन है उसके अंदर क्या होता है, रोविंग आई बॉल, जो आपकी आई बॉल्स है वो थोड़ा सा मूव करने लगती है, इधर उधर भगने लगती है, ठीक है, मूव करने लगती है, ये मतलब है। दिस प्लेन एंड्स व्हेन द आई बिकम फिक्स्ड। जो आपकी स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जो आई बॉल्स है वो काफी ज्यादा भाग रही थी, लेकिन जो ये प्लेन एंड कब होगा, दिस प्लेन एंड व्हेन द आई बिकम फिक्स्ड। जो आपकी आईज हैं, जो आपकी आई बॉल्स है वो फिक्स्ड हो गई हैं, एक जगह पे आपकी आई बॉल रुक गई है, तो वहां पे आपका प्लेन वन खत्म हो जाता है। नाउ मूव टू प्लेन सेकंड। इसमें क्या होता है, देयर इज अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लेरिंजियल रिफ्लेक्सेस। जितने भी कॉर्नियल और आपके लेरिंजियल रिफ्लेक्सेस हैं उनके अंदर काफी ज्यादा लॉस होने लगता है, ठीक है जी। एट दिस प्लेन मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म। जितने भी सर्जरीज हैं वो यहीं पे ही परफॉर्म किए जाते हैं एट प्लेन सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू प्लेन थर्ड। इसमें क्या होता है, प्यूपिल स्टार्ट डायलेटिंग। जो आपके प्यूपिल्स हैं वो डायलेट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड लाइट रिफ्लेक्सेस इज लॉस्ट। जितने भी आपके लाइट के रिफ्लेक्सेस होते हैं, अगर आपकी आंखों में मैं टॉर्च मारूं तो एक आप अपनी जो आंख है वो बंद करेंगे, ठीक है। लेकिन प्लेन थर्ड में क्या हो जाता है, कोई भी यहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाते हैं आंखों के, ठीक है। तो आपकी जो प्यूपिल है वो एकदम से डायलेट होने लगती है, काफी बड़ी हो जाती है आपकी। सो लास्ट इज प्लेन फोर। इसमें क्या होता है, इंटरकोस्टल पैरालिसिस एंड डायलेटेड प्यूपिल। डायलेटेड प्यूपिल हमने
बता ही दिया था, डायलेट हो जाती है प्यूपिल। और इंटरकोस्टल का पैरालिसिस भी होने लगता है। ये इंटरकोस्टल ये है कि इंटरकोस्टल एक्चुअली एक इंटरकोस्टल मसल होती है, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जब ये इंटरकोस्टल पैरालिसिस होता है उसके अंदर होता क्या है, जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो आपकी आपकी रिब्स के पास में होती हैं, उसका पैरालिसिस हो जाता है। उसकी वजह से आप इस मसल्स को मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी, कोई भी आपकी मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज स्टेज 4। इसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, ठीक है जी। मेडुलरी पैरालिसिस यहाँ पे होने लगता है, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। यहाँ पे हमने देखा था कि जो ब्रीथिंग है, स्टेज 3 में देखा था कि जो ब्रीथिंग है उसका कम हो रहा है, एपनी हो रहा है, टू फेलियर ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पे सर्कुलेशन ही नहीं हो रही है आपकी ब्रीथिंग की, या फिर आपकी डेथ हो जा रही है। ये स्टेज 4 है। तो इस स्टेज 4 तक आप लोगों को नहीं आना होता है, स्टेज 3 तक ही चलना होता है, ठीक है। लेकिन स्टेज 4 पे अगर आप लोग पहुंच गए तो इंसान की डेथ भी यहाँ पे हो सकती है। सो देयर इज अ सीवियर डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। काफी ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है आपके रेस्पिरेटरी सेंटर का, एज वेल एज वेसोमोटर सेंटर इन द मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर जो कि ब्रेन में है, उस मेड्यूला के अंदर जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर है एज वेल एज जो वेसोमोटर सेंटर है, उनके अंदर काफी ज्यादा आपको डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दिस स्टेज इज फेटल, पता ही है भैया, डेथ हो जाती है तो फेटल है ही। प्यूपिल डायलेटेड हो जाती है, पल्स एंड बीपी डिक्रीज यहाँ पे एकदम कम हो जाती है। आपने स्टेज 3 में देखा था, सॉरी 2nd में देखा था, जो बीपी है काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन स्टेज 4 में आते आते बीपी एकदम ही रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपके 4 स्टेजेस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमएसी के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट हमें 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है वो अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले एमएसी होता क्या है, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। दिस इज मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। अब मिनिमम नाम से पता चल रहा है मिनिमम, ठीक है, जो मिनिमम कंसंट्रेशन। तो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया या फिर लोएस्ट कंसंट्रेशन, कम से कम कंसंट्रेशन एनेस्थीसिया में जब आपको इमोबिलिटी प्रोड्यूस होने लगे या फिर जो भी आपका पेन वगैरह वो रिड्यूस होने लगे, दैट इज कॉल्ड मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया इन पल्मोनरी एल्वोलाई needed to produce immobility, needed to produce immobility, आप मूव नहीं कर पाएंगे, प्रोड्यूस immobility in response to painful stimulus, ठीक है। नाउ इट इज एक्सेप्टेड एज अ वैलिड मेजर ऑफ पोटेंसी ऑफ इनहेलेशन जीएस, ठीक है। ये एक्सेप्टेड, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड एज अ वैलिड मेजर, ठीक है। पोटेंसी अगर आप लोगों को चेक करनी है तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है, अब यहाँ पे जीपेट का एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या है, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एमएसी अगर कम है तो पोटेंसी क्या होगी। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जीपेट के अंदर तो पूछा जा चुका है, ठीक है जी। अगर एमएससी जो मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन अगर कम है तो पोटेंसी क्या होगी, पोटेंसी ज्यादा होगी। मतलब अगर एनेस्थीसिया का कम कम कंसंट्रेशन एनेस्थीसिया का अगर पोटेंसी अच्छी दे रहा है, इट मींस पोटेंसी अच्छी है, ठीक है। अगर एमएससी ज्यादा है तो भैया पोटेंसी कम है, क्योंकि ज्यादा हमें एनेस्थीसिया लेना पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। ना आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधा सीधा पूछी जाएगी, 2 नंबर में पूछी जा सकती है और एग्जाम्स में तो पूछी जा ही सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा पेन ले लेते हैं यार, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू अगेन। सो यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रही हैं। पहली वन है, फर्स्ट वन इज इनहेलेशन, सेकंड वन इज इंट्रावीनस, दैट इज आईवी, ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या होता है, 2 होते हैं, एक आपकी गैस भी आप लोग दे सकते हैं, सेकंड चीज आप लिक्विड भी यहाँ पे दे सकते हैं जो कि इंसान इनहेल करेगा। फर्स्ट वन इज जो गैस में है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, लिक्विड में ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, साराफ्लूरेन, इनफ्लूरेन, ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये लिक्विड में आपको सबके नाम याद रखना है। ईथर तो याद रखना ही रखना है, ईथर इंपॉर्टेंट है, हेलोथेन इंपॉर्टेंट है, और आपका आइसोफ्लूरिन भी इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 2 तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है जी। ईथर और हेलोथेन तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। और भी अगर आप लोग याद रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। नाउ मूव टू इंट्रावीनस। इंट्रावीनस क्लासिफाइड हो जाता है आपका 2 चीजों में, फर्स्ट वन इज फास्ट इंड्यूसिंग। आईवी अगर आप लोग दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम बहुत जल्दी एक्ट करे, वो फास्ट इंड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, मतलब फास्ट एक्टिंग एजेंट भी हो सकता है, या फिर वो स्लो एक्टिंग एजेंट भी आपका हो सकता है, मतलब वो फास्ट भी वर्क कर सकता है, वो स्लो भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो फास्ट इंड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर आ जाता है आपका, फर्स्ट वन इज थायोपेंटोन सोडियम, सेकंड वन इज प्रोपोफोल, थर्ड वन इज मीथोहेक्सिटोन सोडियम, एंड फोर्थ वन इज इटोमिडेट, ठीक है। ये आपके चारों ड्रग हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। पहला और दूसरा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ स्लो एक्टिंग ड्रग्स के अंदर आ जाते हैं बेंजोडाइजापीन, सेकंड वन इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, एंड थर्ड वन इज ओपियोइड एनाल्जेसिया, ठीक है जी। तो बेंजोडाइजापीन के अंदर डायazepam, लोराजिपाम, मिडाजोलम दिया जाते हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के अंदर आ जाता है कीटामिन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है।
ओपियोइड एनाल्जेसिया में फेंटानिल एंड रेमिफेंटानिल, ठीक है जी, ये आपके ड्रग आ जाते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिया के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है क्या, मतलब जो जनरल एनेस्थीसिया है, आपने ये तो देखा कि भाई पेन कम करता है और सर्जरीज वगैरह इसमें कर सकते हैं, कोई भी स्टिमुलस वगैरह नहीं चलता, सारी चीजें बंद कर देता है, जितनी भी कॉन्शियसनेस है उसको रिड्यूस कर देता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है, रेस्पिरेशन रिड्यूस करता है, ये सारी चीजें हम लोग देख ली। लेकिन ये सारी चीजें करता कैसे है, काम क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, मोड ऑफ एक्शन इसका है क्या। तो जो जी है जनरल एनेस्थीसिया, वो क्या करता है, वो डिसरप्ट कर देता है न्यूरोनल फायरिंग को, जो आपकी न्यूरॉन्स के थ्रू जो फायरिंग फायरिंग हो रही है, जो भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर इधर उधर जा रहे हैं, उनकी ही जो फायरिंग है उसको ही डिसरप्ट कर देता है, डिसरप्ट करता है। एंड जो सेंसरी प्रोसेसिंग है, ठीक है जी, एक तो न्यूरॉन्स के अंदर जो भी फायरिंग्स हो रही है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर इधर उधर हो रहे हैं, उनको स्टॉप कर रहा है। प्लस जो आपकी सेंसरी प्रोसेसिंग है, जब आपको जो आपकी सेंसेस है, लाइक अगर आप गरम गरम कोई तवा है उसके ऊपर आप लोग हाथ रखते हो तो वो सेंसरी सेंस करता है, देन आपके मोटर में जाता है, देन आपके ब्रेन में जाता है। तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग इसको ही वो कम कर दे रहा है, इसको भी डिसरप्ट कर देता है इन द थैलेमस। थैलेमस के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। अब हमने पहले देखा था कि जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है और जो वैसोमोटर सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपके मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो ये न्यूरोनल फायरिंग और सेंसरी प्रोसेसिंग हो रही है वो आपके थैलेमस के अंदर हो रही है, इसको भी आप लोग याद रखना है। पहला वाला मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये आप लोग देख रहे हैं मेड्यूला, ये मेडुला दिख रहा है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है और जो वैसोमोटर सेंटर है ये आपके मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे न्यूरल फायरिंग हो रही है, सेंसरी प्रोसेसिंग हो रही है, इनका डिस्ट्रप्शन हो रहा है, वो थैलेमस के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं ये सारी चीजें। एंड रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब ये सारी चीजें होने लगती हैं तब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और एनर्जीसा, कोई भी आपको पेन नहीं होगा। जब आप किसी चीज को गरम गरम चीज को टच करोगे, आपको फील ही ना हो, आपको सेंस ही ना हो कि भैया ये तो बहुत गर्म है, तो आपका पेन रिड्यूस हो गया ना, मतलब कोई पेन आपका नहीं होगा। मैं आपको सुई भी चुबा दूं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज कोई सेंस यहाँ पे हो ही नहीं रहा, आपको कुछ चीज का सेंस नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ द मोटर एक्टिविटी, जो आपकी मोटर एक्टिविटी एक तो होती है सेंसरी, ठीक है, सेंस आपने करा। अब होता है कि आपके दिमाग से मोटर एक्टिविटी यहाँ पे होगी कि भैया मैंने गरम गरम तवा छुआ है, तो दिमाग में जाके वो दिमाग जो है वो एक सिग्नल भेजेगा, मोटर एक्टिविटी अपनी शो करेगा, भैया इस हाथ को हटाओ, ठीक है। अब हमने जब सेंसरी ही बंद कर दी है और यहाँ पे मोटर एक्टिविटी भी बंद कर दी है, तो भैया हो गई क्या, आप लोग रखे रहोगे तवे के ऊपर अपना हाथ और तवा हाथ पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको पेन वगैरह नहीं हो रहा, आपकी सेंसरी भी बंद कर दी, आपकी मोटर भी बंद कर दी, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस कर दीजिए। बिकॉज दे ऑल्सो इनहिबिट न्यूरोनल आउटपुट, जो आपका आउटपुट है वही है, ठीक है। मोटर एक्टिविटी कैसे रिड्यूस हो रही है, जो आपका न्यूरोनल आउटपुट है, जो न्यूरॉन्स के थ्रू जो आउटपुट जाता आपके ब्रेन में, एक तो पहले गया, ब्रेन में जाने के बाद जो आउटपुट आता वो भी यहाँ पे इन लोगों ने बंद कर दिया है। फ्रॉम द इंटरनल पिरामिडल लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इंटरनल पिरामिडल लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कहाँ से करा इसने, पिरामिडल लेयर से, कहाँ की, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भैया ये जो पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो रहा है वो किस पे बेस्ड है, ये है लिगैंड गेटेड आयन चैनल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी। यही आपके मेजर टारगेट होता है फॉर एनेस्थीसिया, जितने भी एनेस्थीसिया है वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल से वर्क करते हैं। और करते क्या है, यहाँ पे जो गाबा रिसेप्टर्स है, गाबा रिसेप्टर्स के थ्रू क्लोराइड चैनल का जो गेट है उसको ओपन कर देता है, मतलब गाबा के थ्रू क्लोराइड चैनल का गेट वो ओपन हो रहा है और क्लोराइड चैनल आपकी एंट्री हो रही है, क्लोराइड चैनल की यहाँ पे एंट्री हो रही है। और क्लोराइड चैनल आपको पता है, अगर क्लोराइड चैनल की एंट्री होगी तो आपको नींद वगैरह आएगी, ठीक है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो जितने भी इनहेलेशनल, ये अब यहाँ पे जो मैं तीन चीजें बताने वाला हूँ ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इनके तीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर आप ऊपर वाला नहीं लिखना चाहते, ये तो जनरल है, ठीक है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन पेपर में क्या पूछा जाएगा कि भाई साहब जो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया है, जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है या फिर आपके जितने भी लिक्विड वगैरह मैंने बताए थे, ईथर वगैरह, वो कैसे काम करता है वो आपको बताएंगे, वो आपको पूछेगा। तो जितने भी इनहेलेशनल एनेस्थीसिया है एक्सेप्ट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड अलग काम करता है, ये आपका है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका अलग काम करता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी इनहेलेशनल एनेस्थीसिया है वो कैसे काम करते हैं, इनहेलेशन एनेस्थीसिया और बेंजोडाइजापीन और प्रोपोफोल, 2 मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये बेंजोडाइजापीन हो गया, प्रोपोफोल हो गया, ये सारी की सारी चीजें, प्रोपोफोल आपका फास्ट एक्टिंग होता है, ठीक है। ये तीनों जो ड्रग हैं, तीनों ड्रग कैसे काम करती है, ये पोटेंशिएट करती है एक्शन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी, याद रखना है आपको, एक्साइटेटरी नहीं लिख देना, इनहिबिट करना आपको, नींद लानी है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गावा, ठीक है। ये क्या करता है, ये पोटेंशिएट करता है गावा को, और गावा क्या करता है, ओपन कर देता है क्लोराइड चैनल को। जब क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा तो आपको नींद वगैरह आएगी, जितने भी आपके इनहिबिशन होंगे वो सारे के सारे यहाँ से होने लगे, नींद वगैरह आनी, नींद वगैरह आ जाएगी, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है जी। तो आपको ये तीन ड्रग तो याद रखने की भाई, इनहेलेशन, एनेस्थीसिया, बेंजोडाइजापीन एंड प्रोपोफोल कैसे काम करता है, ये गाबा का जो चैनल है इसको ओपन कर देता है, पोटेंशिएट करता है एक्शन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि है गाबा, ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज कर देता है। नाउ
सर्टेन फ्लोरिनेटेड जो कि आइसोफ्लूरेन है, इनफ्लूरेन है, मैंने फ्लूरेन वाला बताया था ना, ये आपके लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के अंदर आ जाते हैं इनफ्लूरेन और आइसोफ्लूरेन एनेस्थीसिया। ये इनहिबिट करते हैं न्यूरोनल कैटायन, जो आपके सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल को इनहिबिट करते हैं, सोडियम चैनल की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं बाय निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जो निकोटीन है, निकोटीन ही तो भाई सोडियम के एंट्री कराता है, अभी इसको ही भाई साहब बंद कर देते हैं, ठीक है जी, इनहिबिट कर देते हैं सोडियम की एंट्री को ही, तो आपका यहाँ पे एनेस्थीसिया आपको देखने के लिए मिल जाता है। नाउ मूव टू अवर थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड का है और कीटामीन का है, दोनों के दोनों सेम एक्शन शो करते हैं, कीटामीन भी और नाइट्रस ऑक्साइड भी। ये गाबा को अफेक्ट नहीं करता है, गाबा को अफेक्ट करने वाले तो भाई सब ये थे आपके इनहेलेशनल वाले बेंजोडाइजेपिन प्रोपोल, ये आपके गाबा को करते थे, लेकिन जो नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामीन ये गाबा को नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देता है एक्शन ऑफ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा था, गाबा का जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इंक्रीज कर रहे थे, और जो यहाँ पे हो रहा है, जो नाइट्रस ऑक्साइड कर रहा है, ये इनहिबिटरी को इंक्रीज नहीं कर रहे, ये जो एक्साइटेटरी है उसको ही रिड्यूस कर रहे हैं, उसका जो एक्शन उसको ब्लॉक कर रहे हैं। ग्लूटामेट आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, उसका एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं ऑन द एनएमडीए रिसेप्टर। एनएमडीए रिसेप्टर उस पर जो भी ग्लूटामेट काम करता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। और इसके अलावा दे ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स को भी यहाँ पे ये इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है जी, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो ये आपको जो तीन लाइन है, तीनों लाइनों के अंदर आपको अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा आपको जो ऊपर की चीज है ये भी आप लोग अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक जनरल है, ठीक है। लेकिन जब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको ये तीनों लिखना है, नीचे वाले तीनों लिखना है, आफ्टर दैट आपको ऊपर जाना है अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, बड़ा नंबर के आ जाए तो आपको ये लिखना है स्टार्टिंग के तीन। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, अब एक एक पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर हम लोग जाएंगे एंड उनके बारे में देखेंगे, सारे के सारे ड्रग हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज योर नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो ये नाइट्रस ऑक्साइड में क्या होता है, ये मेंटेन करता है सर्जिकल एनेस्थीसिया इन कॉम्बिनेशन। नाइट्रस ऑक्साइड को आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसको आप कॉम्बिनेशन में लेते हो, 30% आपका ऑक्सीजन होता है और 70% आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका फॉर्मूला N2O है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O, ठीक है। तो 30% आपका ऑक्सीजन लोगे आप, 70% आपका नाइट्रस ऑक्साइड लोगे, तब आप लोग इसको यूज करोगे। इट इज यूज्ड एज अ कैरियर टू अदर एनेस्थीसिया, ये कैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, ये डायरेक्टली काम नहीं करता, ये कैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। और इट इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक, इसमें पेन एकदम रिड्यूस होता है, पेन बहुत बढ़िया यहाँ पे रिड्यूस करता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम लोग देखने वाले हैं हेलोथेन के बारे में। हेलोथेन, तो हेलोथेन आपका लिक्विड है, ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड, इट इज वेरी वोलेटाइल, इट इज स्वीट इन ऑर्डर, नॉन इरिटेंट, नॉन इन्फ्लामेबल एंड पोटेंट एनेस्थेटिक, ये काफी ज्यादा पोटेंट एनेस्थेटिक है। एडवांटेज की हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट इज नॉट हेपेटोटॉक्सिक टू चिल्ड्रन, कोई भी हेपेटोटॉक्सिटी ये शो नहीं करता है, ये पोटेंशिएट करता है कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ठीक है जी, कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है ये, ठीक है। इट एबॉलिश फेरेंजियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस, जो भी फेरेंजियल आपके गले के अंदर जो भी आपके रिफ्लेक्सेस हैं उनको ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। उसके अलावा ब्रोंको डायलेशन करता है, हेंस इट इज यूज्ड इन अस्थमा, जब ये भैया ब्रोंको डायलेशन कर रहा है तो अस्थमा के पेशेंट में तो आप लोग इस वाले एनेस्थीसिया को आराम से यूज कर सकते हो, किसी को अस्थमा है उसको हम लोगों को एनेस्थीसिया देना है, देन हम लोग हेलोथेन प्रेफर करेंगे। नाउ यही एक आपका क्वेश्चन भी बन जाता है जीपेट के अंदर कि भाई साहब ऐसा कौन सा एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया बताओ जो कि हम लोग एक अस्थमा के पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है जी। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि है आपका हेलोथेन, हेलोथेन आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है, हेलोथेन आप लोग दे सकते हैं अस्थमा के पेशेंट को, ठीक है जी। और इसकी डिसएडवांटेज भी, डिसएडवांटेज क्या है, ये पूरा पुअर एनाल्जेसिया है, आपको यहाँ पे पेन, पहला वाला क्या था, बढ़िया पेन दे रहा था नाइट्रस ऑक्साइड, पेन रिड्यूस कर रहा था, लेकिन ये भैया पूरा एनाल्जेसिया है, मसल रिलैक्सेशन भी अच्छे से नहीं करता, मेटाबोलाइज हो जाता है आपके लिवर के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेलोथेन की, ये ट्रिगर करता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये एक काफी ज्यादा इमरजेंसी एक सिचुएशन आ जाती है, उसके अंदर क्या होता है, एक एबनॉर्मल एबनॉर्मल RYR1 कैल्शियम चैनल जो होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है एट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है जी। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करता है कौन, हेलोथेन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें होता क्या है, एबनॉर्मल RYR1 कैल्शियम चैनल यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये डिक्रीज कर देता है बीपी को भी, यहाँ पे डिक्रीज करता है, और इट कॉज ग्रेटली डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन का यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेशन होने लगता है। अब यहाँ पे एक एंटीडोट है जो कि है आईवी डेंट्रोलीन, अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया काफी ज्यादा बढ़ गया है एट दैट टाइम आप लोग एक एंटीडोट ले सकते हो जो कि है आईवी डेंट्रोलीन, ठीक है जी, ये यूज होता है, इट इज यूज टू ट्रीट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अब हम लोग मूव करते हैं ईथर की तरफ, ईथर, ठीक है जी,
ईथर को हम लोग डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं। डाई इथाइल ईथर, जब आप लोग एम फॉर्म में जाओगे तब आपको ये जो डाई इथाइल ईथर इसका आप लोग काफी ज्यादा यूज करने वाले हो, ठीक है। ये काफी ज्यादा हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है। इट प्रोड्यूसेस इरिटेटिंग वेपर्स ये प्रोड्यूस करता है, विच आर इन्फ्लेमेबल, आग लग सकती है, एक्सप्लोजिव की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, जो इसकी वेपर्स जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है जी। नाउ और इसके पोटेंट एनेस्थीसिया भी होता है, पोटेंट एनेस्थीसिया है, ठीक है। गुड एनाल्जेसिया है, मसल रिलैक्सेशन बढ़िया करता है, रिड्यूस करता है बाय रिड्यूसिंग एसीएच आउटपुट, जो एसीएच का आउटपुट है उसको रिड्यूस करता है फ्रॉम मोटर नर्व एंडिंग, ठीक है जी। हाईली सॉल्युबल इन ब्लड, काफी ज्यादा सॉल्युबल है ये आपके ब्लड के अंदर। रेस्पिरेशन एंड बीपी वेल मेंटेन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन। ऊपर वाला जो ड्रग था हेलोथिन, उसमें हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन का काफी ज्यादा डिप्रेशन हो रहा था ना, बीपी भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। रेस्पिरेशन एंड बीपी वेल मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन एंड हाई स्टिमुलेशन टोन, ठीक है जी। अब हम लोग बढ़ते हैं बेंजोडाइजेपिन पे। इन एडिशन टू प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, बेंजोडाइजेपिन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देने के बाद जो बेंजोडाइजेपिन है आर नाउ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर इंड्यूस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनेस्थीसिया, जो आप लोग एनेस्थीसिया दे रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसको इंड्यूस करने के लिए हम लोग बेंजोडाइजेपिन देते हैं, और सेडेशन नींद वगैरह लाने के लिए तो देते हैं, ठीक है जी। एंड इट डू नॉट मार्कली डिप्रेस रेस्पिरेशन। देखो पहले वाले में भी यहाँ पे हम लोग देखे था कोई भी डिप्रेशन वगैरह डिप्रेस नहीं होता, इसके अंदर भी कोई भी डिप्रेशन यहाँ पे डिप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना कीटामिन के ऊपर। कीटामिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ये काफी इंपॉर्टेंट भाई साहब। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कह रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आप लोगों ने देख लिया है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाता है और आपका सोडियम का चैनल भी यहाँ पे ओपन हो रहा था, ठीक, सॉरी सोडियम के चैनल नहीं हो रहा था, उसमें ग्लूटामेट यहाँ पे डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है जी। एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे डिक्रीज कर देता था कीटामीन, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। अब डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है, डिसोसिएटिव मतलब ये होता है कि आपकी कोई सर्जरी हुई एट दैट टाइम, मैंने अगर आपको कीटामीन दे दिया, आप लोग आंखें खोल के अपना पूरा का पूरा सर्जरी यहाँ पे देखने वाले हो। आपको पैर की सर्जरी हो रही है, आप पूरी की पूरी पैर की सर्जरी अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन जब आपकी सर्जरी पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि कैसे कैसे सर्जरी हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आपकी जितनी भी मेमोरी है उस टाइम, जो सर्जरी के टाइम जितनी भी आपकी मेमोरी बनी है उस सबको खत्म कर देता है ये कीटामीन, ठीक है जी। तो इसका मतलब होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब क्या, वही जितनी सारी चीजें वो आप सारी की सारी भूल जाते हो। द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज, जो इसका एक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम पे ऊपर होके जाता है, वहां पे होता है। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, बीपी इंक्रीज होता है, कार्डिक आउटपुट भी यहाँ पे इंक्रीज होता है ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको आप लोग इसको नहीं देते हो, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है बिकॉज ये हार्ट रेट और बीपी बढ़ा रहा है, ठीक है। इट इज यूज फॉर ऑपरेशंस इन नेक, जितने भी नेक वगैरह हेड वगैरह के हो गए वहां पे आप लोग इसको यूज करते हो। इट इज नॉट कॉमनली यूज विद डायाजिपाम, इसको आप लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते, ये काफी ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है, ये यूज होता है विद डायाजिपाम, डायाजिपाम के साथ होता है। आईवी कीटामीन, जो आईवी कीटामीन है उसको दिया जाता है टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट काफी ज्यादा इसके हो जाते हैं, इसलिए हम लोग आईवी कीटामीन देते हैं। एंड इट इज यूज बिफोर सर्जरी, से पहले इसको दिया जाता है। हम लोग बात करने वाले हैं ओपियोइड एनाल्जेसिया के बारे में, जो कि है फेंटेनिल। फेंटेनिल की हम लोग बात कर लेते हैं। ये हाईली लिपोफिलिक होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिया होता है, और इट इज जनरली गिवन आईवी, आईवी दिया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट, ये भी सपोर्ट करने के लिए काम आता है ओपियोइड फेंटेनिल भी। इट्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक, काफी कम कंसंट्रेशन यहाँ पे मांगते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक की काफी कम कंसंट्रेशन में बढ़िया काम कर देता है। इट इज कंटिन्यूड विद बेंजोडाइजेपिन, इट कैन रिप्लेस द नीड ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट आपको पता है, यहाँ पे टोन ऑफ चेस्ट मसल्स इंक्रीज हो जाती है विद रैपिड इंजेक्शन ऑफ फेंटेनिल। ज्यादा अगर आप लोग अगर इसको दोगे फेंटेनिल को, तो जो आपकी मसल्स हैं चेस्ट की वो काफी ज्यादा मतलब स्टिक हो जाएंगी, ठीक है, मतलब टाइट सी हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको मसल रिलैक्सेशन आपको देना पड़ेगा। हार्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन की कंजप्शन भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग पता है। ओपियोइड एंटागोनिस्ट, यहाँ पे एंटागोनिस्ट है नैलेक्सोन, काफी इंपॉर्टेंट है नैलेक्सोन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपियोइड एनाल्जेसिक का एंटागोनिस्ट क्या होता है, मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट क्या होता है, ओपियोइड का एंटागोनिस्ट क्या है, फेंटेनिल का एंटागोनिस्ट क्या है, सबके एंटागोनिस्ट एक ही है, नैलेक्सोन। आगे बढ़ते हैं थायोपेंटोन सोडियम की तरफ। ये आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हमको पता ही है, हमने देखा था क्लासिफिकेशन के अंदर। और हाईली वाटर सॉल्युबल है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोड्यूस करता है अनकॉन्शियसनेस, ठीक है जी। विद इन 15 टू 20 सेकंड, 15 से 20 सेकंड के अंदर आप लोग अगर आईवी थायोपेंटोन सोडियम देते तो अनकॉन्शियसनेस आ जाती है। इट्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबिलिटी एंटर्स ब्रेन, ब्रेन के अंदर चले जाता है, पूरा एनाल्जेसिया है, वीक मसल रिलैक्सेशन होता है, बीपी फॉल होता है,
ठीक है जी। एडवर्स इफेक्ट लैरिंगोस्पाज्म। लैरिंगोस्पाज्म क्या होता है? अनकंट्रोल्ड और इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वोकल फोल्ड्स का, ठीक है। और यहाँ पे शिवरिंग वगैरह होती है, डिलीरियम होता है, पोस्ट एनेस्थेटिक होता है, ठीक है, ये सारी चीजें पता ही है। एंड इट इज यूज्ड ओकेशनली फॉर द रैपिड कंट्रोल ऑफ कंफ्यूजन, ये पता है। यूज्ड टू फैसिलिटेट वर्बल कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट वर्बल कम्युनिकेशन अगर अच्छे से नहीं हो रही साइकेट्रिक पेशेंट के, एट दैट टाइम आप लोग इसको यूज करते हो। सो या यही है आपका पूरा का पूरा एनेस्थीसिया जो कि मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया है। सो या दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी, अरे ये क्या लिख दिया, थैंक यू गाइस। तो यस, अगर आपको कोई भी क्वेरीज आ रही हैं देन यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन में जाओ, फटाफट अपने बढ़िया बढ़िया से कमेंट डालो, मैं वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, वहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप, अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिली है इस वीडियो से देन यू कैन लाइक दिस वीडियो, और यू कैन ऑल्सो फॉलो, ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस टाइप के और भी वीडियोज में डालते रहता हूँ। जितनी भी फार्माकोलॉजी है उसकी रेगुलर वीडियोज में यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा। सो या फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। सो या दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।